गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी होंगे जोरदार। स्टार्ट करते हैं लास्ट क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। हमने लास्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाए और प्रोसेस करने के बाद साइमल्टेनियसली हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर मिल जाते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट हमें मिले वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट हैं। जॉइंट प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी एक्सपेंडिचर लगता है हम उसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। जॉइंट कॉस्ट में क्या क्या एक्सपेंडिचर आता है? एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट और दूसरा उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट। जॉइंट प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जा सकता है और जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी सेल किया जा सकता है। जॉइंट प्रोडक्ट को अगर फर्दर प्रोसेस किया जाए तो जितना भी एक्सपेंडिचर लगता है उसको हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या फिर हम उसको कहते हैं सेपरेट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट को सारे जॉइंट प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास टोटल 6 मेथड है। पहला मेथड है जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड में जॉइंट प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर होती है उस क्वांटिटी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दूसरा मेथड है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जॉइंट प्रोडक्ट की जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तीसरा मेथड है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू होती है उसके रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फोर्थ मेथड है जिसका नाम है NRV मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। NRV का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो हमें NRV मिलती है उसके रेशियो में हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिफ्थ मेथड है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज NRV। हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सारे प्रोडक्ट की, सारे जॉइंट प्रोडक्ट है उनकी टोटल सेल्स वैल्यू, और हम सारे जॉइंट प्रोडक्ट का जितना भी टोटल प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रॉफिट में टोटल सेल्स वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो हमें जीपी रेट मिलेगी। जो जीपी रेट हमें टोटल से मिली है सेम जीपी रेट हम सारे प्रोडक्ट पर अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में जॉइंट कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर देते हैं। ये 5 मेथड हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एक और मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, अभी तक वो डिस्कस करना पेंडिंग है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है? सेल्स वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दो, जॉइंट कॉस्ट का शेयर माइनस कर दो, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर दे रखी है तो उसको भी माइनस करो, तो हमें प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मिल जाएगा और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 5 मेथड हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो लास्ट मेथड बचा हुआ है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, सबसे पहले तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं उसके एक दो एग्जाम्पल से हम उस पूरे को समझने का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो लास्ट मेथड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, मेथड नंबर 6। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड ये कहता है कि आपकी जो जॉइंट कॉस्ट है, आपकी जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है, आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, और दूसरा पार्ट फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट। पहला पार्ट वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और दूसरा पार्ट फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट। ये जो आपकी वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है आप उसको क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये जो आपकी वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है आप इसको क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये जो आपकी फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट है इसको आप कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये जो आपकी वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है उसको क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ये जो आपकी फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट है उसको आप कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन के रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? और ये वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को क्वांटिटी के रेशियो में बांटना किस तरह से, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
मान लेते हैं हमारी जो जॉइंट कॉस्ट है, हमारी जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीज है। ये जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है उसमें जो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है मान लेते हैं वो 3 लाख रुपीज है, और हमारी जो फिक्स जॉइंट कॉस्ट है, फिक्स जॉइंट कॉस्ट है वो 2 लाख रुपीज है। ये जो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स जॉइंट कॉस्ट है इसका क्वेश्चन में बाइफर्केशन कर रखा होगा अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड दे रखा होगा तो जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है वो 5 लाख है, उसमें 3 लाख वेरिएबल है और 2 लाख फिक्स्ड है। अब मान लेते हैं हमारे जो जॉइंट प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट, वो जॉइंट प्रोडक्ट ए बी और सी, इनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो है 20,000 kg, 20,000 kg और 10,000 kg। ठीक है, इनकी जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू वो है 5 लाख, इसकी सेल्स वैल्यू है 4 लाख और इसकी सेल्स वैल्यू है 3 लाख। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो जॉइंट कॉस्ट है वेरिएबल और फिक्स टोटल 5 लाख, इसको जॉइंट प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे करेंगे, अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमारा काम है ये जो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, किस रेशियो में, क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट, वेरिएबल और फिक्स, इसका क्लासिफिकेशन क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 3 लाख रुपीज है। इस 3 लाख को ए बी सी में क्वांटिटी के रेशियो में बांट देते हैं, ए बी और सी। क्वांटिटी का क्या बना लेते हैं हम, क्वांटिटी का हम बना लेते हैं रेशियो। ए की क्वांटिटी कितनी है 20,000 kg, बी की क्वांटिटी कितनी है 20,000 kg और सी की क्वांटिटी कितनी है 10,000 kg। क्या रेशियो बन गया, ये रेशियो बन गया 2:2:1। तो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ सबसे पहले ए पर, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है हमारी 3 लाख, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट है 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू ₹1,20,000। फिर मैं वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट बी पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू ₹1,20,000। फिर मैं वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट सी पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू ₹60,000। तो ये हमारी वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट जो कि 3 लाख रुपीज है वो सारे जॉइंट प्रोडक्ट पर एलोकेट हो गई। सबसे पहला हमारा काम क्या है, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। अब रिमेनिंग क्या बची हमारे पास, फिक्स जॉइंट कॉस्ट। फिक्स जॉइंट कॉस्ट को हमें कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटना है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, सेल्स वैल्यू में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इन सारे जॉइंट प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूंगा, फिर जो कंट्रीब्यूशन आएगा उस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में मैं क्या करूंगा, फिक्स जॉइंट कॉस्ट को बांट दूंगा, है ना। तो देखिए यहां पर अब हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स जॉइंट कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, फिक्स जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन, ए बी
और सी, इनका कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। और उस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में मैं जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं ए का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करता हूं। ए की सेल्स वैल्यू कितनी है? ए की सेल्स वैल्यू है 5 लाख। ए की सेल्स वैल्यू कितनी है? 5 लाख। और ए की वेरिएबल कॉस्ट अभी मैंने कैलकुलेट की 1,20,000। अगर मैं 5 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देता हूं तो मुझे ए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा 3,80,000। 5 लाख सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो 5 लाख माइनस 120, ए का कंट्रीब्यूशन 3,80,000। सेम ऐसे ही हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे बी का। कैसे? बी की सेल्स वैल्यू कितनी है? 4 लाख। 4 लाख माइनस 120, इट इज 2,80,000। 2,80,000। ऐसे ही मैं सी का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूंगा। सी की सेल्स वैल्यू कितनी है? 3 लाख माइनस 60,000, इट इज 2,40,000। ये मुझे कंट्रीब्यूशन मिला। इसका मैंने क्या बना दिया? रेशियो। इसको थोड़ा छोटा करें, इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो 19, 14 और 12, 19, 14 और 12, ये मेरे को क्या मिल गया? कंट्रीब्यूशन का रेशियो मिल गया। और इस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में मुझे क्या करना है? जॉइंट कॉस्ट, जो फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट, फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं। फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ए, टोटल फिक्स जॉइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल फिक्स जॉइंट कॉस्ट है हमारी 2 लाख रुपए। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 19, इट इज 84,444। बी, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 45, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 45, 62,222। एंड सी, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 45, 2 लाख डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज 5333। इसको 4 कर देते हैं जिससे कि टोटल यहां पर 2 लाख आ जाए। ये हमारी फिक्स जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को पहले बांट दिया, उसको तो बहुत सिंपल है, आपको उसको क्वांटिटी के रेशियो में बांट देना है। जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको हर जॉइंट प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा और उस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में आपको फिक्स जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इस मेथड का नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये बता दूं, ये मेथड एग्जाम में बहुत कम आता है, एक बार इसका क्वेश्चन अभी तक आ चुका है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट को पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स जॉइंट कॉस्ट। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वांटिटी के रेशियो में और फिक्स जॉइंट कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये मेथड है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास जो 6 मेथड वो प्रैक्टिकल है, इसके अलावा 1-2 और मेथड है वो थियोरेटिकल है। ठीक है, तो टोटल 6 मेथड है जिससे हम जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कौन कौन सा? फिजिकल क्वांटिटी, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी और लास्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ओके, तो हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन के अंदर जो आपको जॉइंट कॉस्ट दे रखी होती है उसको हमें सारे जॉइंट प्रोडक्ट पर पहले डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर हमें क्या बनाना होता है? फिर हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। इनकम स्टेटमेंट 2 तरीके से बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो। और तो हमें अगर इनकम स्टेटमेंट फर्दर प्रोसेस के बाद बनाना है तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ।
अगर इनकम स्टेटमेंट, अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना हो तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए तो, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? मान लो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, ए, बी, सी, और यहाँ पर हमें लिखना है टोटल। सबसे पहले हमें लिखनी है सेल्स वैल्यू। कौन सी सेल्स वैल्यू? जो फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल्स वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पर लिखना है, वो हमें यहाँ पर लिखनी है, राइट। उसमें से हमें माइनस करनी है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या फिर इसको सेपरेट कॉस्ट भी कह सकते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको माइनस करनी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको माइनस करनी है जॉइंट कॉस्ट। क्या माइनस करनी? आपको माइनस करनी है जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे, जो मेथड क्वेश्चन में कह रखा है उससे आप जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। फिर आपको जॉइंट कॉस्ट हर प्रोडक्ट की उसमें से माइनस करनी है। अगर क्वेश्चन में एक और एक्सपेंडिचर दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर दे रखा है तो उसको भी आप माइनस करोगे, प्रोडक्ट वाइज माइनस करोगे तो आपको क्या होगा? आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बनेगा इनकम स्टेटमेंट अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए तो। बट अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच देते हैं, अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच देते हैं तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इनकम स्टेटमेंट अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर दें, सेपरेशन पॉइंट पर सेल करें तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? ए, बी, सी 3 प्रोडक्ट है और टोटल। सबसे पहले सेल्स वैल्यू, सेपरेशन। अब यहां जो सेल्स वैल्यू आप लोगे वो सेल्स वैल्यू होगी सेपरेशन पॉइंट पर, जो सेल्स वैल्यू है वो सेल्स वैल्यू होगी। इसमें से अब केवल जॉइंट कॉस्ट माइनस करोगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी ही नहीं क्योंकि हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर ही नहीं रहे। तो उस केस में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस नहीं करनी है, केवल जॉइंट कॉस्ट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट की है, जिस मेथड से भी आपने जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की है, आपको जॉइंट कॉस्ट माइनस करनी है। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे रखी है, अगर दे रखी है तो वो माइनस करोगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस क्या है? इनकम स्टेटमेंट अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचे और इनकम स्टेटमेंट अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे, तो यहाँ पर सेपरेशन पॉइंट पर जब आप सेल करते हो तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस नहीं होगी। पहला तो डिफरेंस ये। और दूसरा डिफरेंस है कि जो सेल्स वैल्यू लोगे फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, अगर सेल करते हो तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली सेल्स वैल्यू लोगे, और अगर सेपरेशन पॉइंट पर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसको हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो सेल्स वैल्यू माइनस जॉइंट कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिजल्ट इज प्रॉफिट और लॉस। तो ये इनकम स्टेटमेंट हमें बनाने को कह सकते हैं कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ, सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो होता है ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि जरूरी नहीं कि हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही बेचें, मतलब सारे प्रोडक्ट या तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही बेचें या फिर हम उनको सेपरेशन पॉइंट पर भी बेचें। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो हमारे 4 प्रोडक्ट है ए, बी, सी, डी, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि ए हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें, बी सेपरेशन पॉइंट पर बेचें, सी फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें और डी सेपरेशन पॉइंट पर बेचें। मतलब हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे और कुछ प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे। बट हमें ये डिसाइड कैसे करना होता है कि किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है और किसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इसके लिए हमें बनाना होता है ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। ये कैसे बनता है ये मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर उसको पूरा सॉल्व करते हैं कि कैसे इनकम स्टेटमेंट फर्दर प्रोसेसिंग के बाद बनाया जाता है, कैसे इनकम स्टेटमेंट सेपरेशन पॉइंट पर बनाया जाता है और कैसे ये डिसाइड किया जाता है कि हमें किस प्रोडक्ट को कहाँ पर सेल करना है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है या सेपरेशन पॉइंट पर हमें सेल करना है। ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे होता है
यहाँ पर हमें लिखना होता है प्रोडक्ट, यहाँ पर हमें लिखना होता है पॉइंट ऑफ सेल, मतलब हम कहाँ बेचेंगे इसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद या सेपरेशन पॉइंट पर, और यहाँ जहाँ भी हम उसको बेचेंगे उससे वहाँ पर कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ये हमें एक ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। ये कैसे बनाते हैं, बिल्कुल इसके बारे में हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है। मान लो हमारे 3 प्रोडक्ट है तो ए बी सी, अब ये कैसे बनाना होता है बिल्कुल इसको डिसाइड कैसे करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल से, इसीलिए बहुत ध्यान से आप इस एग्जाम्पल को समझना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो हमें रॉ मटेरियल दे रखा है, रॉ मटेरियल वो दे रखा है 10,000 kg। हमने इसको प्रोसेस किया, हमने इसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें मिलते हैं 4 प्रोडक्ट ए बी सी और डी। ए की क्वांटिटी 20,000 किलो, बी की क्वांटिटी 15,000 kg, सी की क्वांटिटी 10,000 kg और डी की क्वांटिटी 5,000 kg। बी को अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए, ए को अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो मान लेते हैं 2 लाख रुपए मिलेंगे। बी को अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो मान लेते हैं 1,80,000 रुपीज मिलेंगे। सी को अगर सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो मान लेते हैं 1,20,000 मिलेंगे। अगर डी को सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो मान लेते हैं 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसकी जॉइंट कॉस्ट में एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट और दूसरा उसको प्रोसेस करने की कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट मान लेते हैं 60,000 और प्रोसेस करने की कॉस्ट भी 60,000, मतलब टोटल जो जॉइंट कॉस्ट है वो 1,20,000 है, करेक्ट। ए फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट 30,000। बी को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट 20,000। सी फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता, मान लेते हैं। डी को फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट 10,000। ए को अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए, ए को अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जाए तो मान लेते हैं क्वांटिटी हो जाएगी 18,000 किलो, मतलब अच्छा ये वाली रॉ मेटेरियल की जो क्वांटिटी है इसको ले लेते हैं 1 लाख kg। ये 1 लाख kg है, 10,000 kg नहीं है, 1 लाख kg। 1 लाख kg को हमने प्रोसेस किया, उससे हमें ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट मिले। 18,000 kg ए बना, मतलब ए था तो 20,000 kg, बट इसको जब प्रोसेस किया तो आफ्टर प्रोसेसिंग 18,000 kg मिला। और इसकी जो फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल्स वैल्यू है, मान लेते हैं वो सेल्स वैल्यू है 2,50,000। बी की क्वांटिटी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मान लेते हैं सेम है 15,000 kg, बट फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसकी जो सेल्स वैल्यू है वो है 2,20,000। सी फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। डी फर्दर प्रोसेस होने के बाद इसकी क्वांटिटी हो जाती है 4,000 kg और उसकी जो सेल्स वैल्यू है वो हो जाती है 1,30,000। ठीक है, ओके। अब हमने ये हमें एग्जाम्पल दे रखा है,
रॉ मटेरियल 1 लाख kg, उसकी कॉस्ट है 60,000, प्रोसेस किया उसकी कॉस्ट लगी 60,000, टोटल 1,20,000। 4 प्रोडक्ट हमें मिले ABCD, चारों की क्वांटिटी दे रखी है और सेल्स वैल्यू दे रखी है 2 लाख, 180, 120 और 1 लाख। A, B और D फर्दर प्रोसेस हो सकते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट जिसको हम सेपरेट कॉस्ट भी कहते हैं 30,000, 20,000, 10,000। A आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्वांटिटी हो गई 18,000 kg, B आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग क्वांटिटी 15,000 kg और D आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 4,000 kg। मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी का देखो, यहां पर रॉ मटेरियल की टोटल क्वांटिटी कितनी है 1 लाख kg। अगर मैं चारों प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड करूं तो A 20,000 kg, B 15,000 kg, C 10,000 kg और D 5,000 kg। अगर इन चारों की क्वांटिटी ऐड की जाए तो 20,000, 15,000, 10,000 और 5,000, 50,000 kg होता है, जबकि रॉ मटेरियल कितना है 1 लाख kg। इसका मतलब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग जब हम 1 लाख kg को हमने प्रोसेस किया तो 4 प्रोडक्ट मिले और 4 प्रोडक्ट की क्वांटिटी की अगर मैं टोटल करता हूं तो वो 50,000 किलो ही होती है। मतलब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग 50,000 किलो स्क्रैप हो गया, मतलब वेस्टेज हो गया। तो इस वेस्टेज का कुछ नहीं करना है हमें। ऐसा नहीं कि 1 लाख kg इनपुट किया, चारों आउटपुट, चारों प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हमने ऐड किया तो 50,000 किलो होता है। मतलब ड्यूरिंग प्रोसेसिंग 50,000 किलो का वेस्टेज हो गया। उस वेस्टेज का कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है, ठीक है। सेम इसी तरह से हमने ए कितनी क्वांटिटी बनी 20,000 किलो। हमने जब इसको प्रोसेस किया, फर्दर प्रोसेस किया तो उसकी क्वांटिटी बनी 18,000 किलो। मतलब ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग 2,000 kg का वेस्टेज हो गया। ए को जब हमने फर्दर प्रोसेस किया तो 2,000 kg का वेस्टेज हो गया। हमें इस 2,000 kg का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। बी को भी हमने फर्दर प्रोसेस किया, 15,000 kg आउटपुट, बाद में भी 15,000 kg, इसका मतलब यहाँ कोई वेस्टेज नहीं है। डी को भी हमने फर्दर प्रोसेस किया 5,000 kg, बट फर्दर प्रोसेस होने के बाद क्वांटिटी बनी 4,000 kg, मतलब 1,000 kg का वेस्टेज हो गया। ये जो भी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वेस्टेज हो रहे हैं इसका कोई ट्रीटमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे सामने पूरी सिचुएशन क्लियर है। कितना रॉ मटेरियल था, कितना प्रोसेस करने के बाद बना, क्या सेल्स वैल्यू है सेपरेशन पॉइंट पर, क्या सेल्स वैल्यू है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, जॉइंट कॉस्ट कितनी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, सब कुछ हमारे सामने सिचुएशन क्लियर है, ठीक है। अब हमें ये करने के बाद, ये चार्ट बनाने के बाद हमारा दूसरा काम है जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना होता है, जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। हमें जॉइंट कॉस्ट को बांटना होता है, जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैंने आपको बताया कि जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास टोटल 6 मेथड। कितने मेथड है, 6। तो जो मेथड आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, जो मेथड आपको क्वेश्चन में दे रखा हो, आपको उसी मेथड से जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको मेथड दे रखा होगा। अगर मान लो मेथड दिया वही नहीं है, अगर क्वेश्चन में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड दे ही नहीं रखा हो, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। कौन सा मेथड सबसे बेस्ट होता है, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। मान लो हमें मेथड दिया वही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस मेथड से, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट। ए, बी, सी और डी हमारे 4 जॉइंट प्रोडक्ट हैं। इनकी सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशियो हो जाएगा, वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। ए की सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट कितनी है, ए की सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट 2 लाख रुपए, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 लाख। बी की सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट 180, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,80,000। सी की सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट 120, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,20,000। डी की सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट 1 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लाख।
ये बन गया रेशियो। आप चाहो तो इस रेशियो को थोड़ा छोटा कर सकते हो। छोटा करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। हमने क्या किया, रेशियो को थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, अब हम जॉइंट कॉस्ट को बांट देते हैं। जॉइंट कॉस्ट कितनी हमारी जॉइंट कॉस्ट 1,20,000 है। जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले ए, हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट है 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू ₹40,000। 40,000 की जॉइंट कॉस्ट ए पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। बी पर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू ₹36,000। बी पर जॉइंट कॉस्ट 36,000। उसके बाद यहां पर सी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल्स टू ₹24,000। देन डी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 30 ₹20,000। तो टोटल जो हमारी जॉइंट कॉस्ट थी 1,20,000 हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक छोटा सा चेंज कर लो आप एग्जाम्पल में, ये जो जॉइंट कॉस्ट, ये जो सेल्स वैल्यू बी की आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग आपने 220 लिखी है, उसकी जगह पर आप लिख लो 1,90,000। यहाँ पर आप लिख लीजिए 1,90,000। तो एक पॉइंट और समझाने लायक होगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर 1,90,000 कर लो। बी की जो फर्दर प्रोसेसिंग बाद सेल्स वैल्यू जो हमने 2,20,000 लिखा था उसको 190 कर लो, जिससे कि एक पॉइंट और समझाना होगा, तो इसके साथ इसी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हमने जॉइंट कॉस्ट का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा मेथड था, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। जो भी मेथड होगा उसके रेशियो में हमें उसी मेथड से हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फिजिकल क्वांटिटी, अगर मान लो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी मेथड होता तो ये जो जॉइंट कॉस्ट है 1,20,000, इसको हम क्वांटिटी के रेशियो में बांट देते। क्वांटिटी कौन सी, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, मतलब सेपरेशन पॉइंट पर ए की क्वांटिटी कितनी है, 20,000 किलो है। बी की क्वांटिटी कितनी है, 15,000 kg है। सी की क्वांटिटी कितनी है, 10,000 kg है। डी की क्वांटिटी कितनी है, 5,000। तो ये रेशियो बन जाएगा। जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर होगी वो, जैसे मान लो अगर यहाँ क्वांटिटी रेशियो होता, लिखना मत आप लोग, अगर यहाँ क्वांटिटी का मेथड होता, क्वांटिटी मेथड में बांटना है, तो ए बी सी डी इनकी जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है उसका रेशियो बना लेते। ए की क्वांटिटी कितनी है सेपरेशन पॉइंट पर, 20,000, 15,000। सी की क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर कितनी है, 10,000। और डी की क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर कितनी है, 5,000। तो ये आपका एक रेशियो बन गया 4:3:2:1। इस रेशियो में 1,20,000 जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्वांटिटी मेथड में। ठीक है, अगर यहाँ मान लो मेथड होता सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में बांटना है, मान लो ऐसा होता तो ए बी सी डी फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू आएगी उसका हम रेशियो लेंगे। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू होगी उसका हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। ए की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होती है 2,50,000। बी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग होती है 1,90,000। सी तो फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो उसकी जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर होती है, हम उसी को सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एज्यूम कर लेते हैं। सी बना तो ही उस पर जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, मगर सी फर्दर प्रोसेस नहीं होता, तो इसकी जो सेल्स वैल्यू है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन 1,20,000, उसी को हम सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी सेल्स वैल्यू क्या लेंगे, 1,20,000। अच्छा, डी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 130, डी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 130।
क्या रेशियो बना, 25:19:12:13। इस रेशियो में क्या करेंगे, जॉइंट कॉस्ट को बांट देंगे। अगर यहाँ मेथड होता एनआरवी मेथड में करो, मैं आपको अलग अलग मेथड से बता रहा हूँ कि जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटना है। हमने तो इस क्वेश्चन में सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट का मेथड काम में लिया, बट मान लो और दूसरा मेथड होता तो कैसे जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक है। ए बी सी और डी, एनआरवी मेथड। एनआरवी का मतलब होता है सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमने यहाँ ली नहीं, तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ए की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 2,50,000 है, माइनस 30,000 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर इसकी एनआरवी होगी 2,20,000। बी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 190 माइनस 20,000, बी की एनआरवी 1,70,000। सी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है ही नहीं, सी फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, तो इसकी जो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट है 1,20,000, वो ही इसकी एनआरवी हो गई 1,20,000। डी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 130 माइनस 10,000 उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो इसकी एनआरवी हो गई 1,20,000। ये बन गया रेशियो, और इस एनआरवी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तीसरा मेथड एनआरवी मेथड, मतलब ऐसा देखा जाए तो फोर्थ मेथड। एक मेथड तो हम यहाँ ले ही चुके हैं, सेल्स वैल्यू। तो चार मेथड से मैंने आपको बताया कैसे जॉइंट कॉस्ट को बांटना होता है। क्वांटिटी मेथड, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और एनआरवी मेथड। मेन ये चार मेथड है, दो और मेथड है फिर तो हम क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो कर ही लेंगे। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, ठीक है। तो हमें जो मेथड क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमें उससे जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आप समझ गए कि हमें स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। पहला स्टेप तो हमें चार्ट बनाना है, जो क्वेश्चन की डिटेल दे रखी हो उसको आप चार्ट में कन्वर्ट कर दो, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि जॉइंट कॉस्ट कितनी है, सेपरेशन पॉइंट पर क्वांटिटी कितनी है, सेल्स वैल्यू कितनी है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्वांटिटी कितनी है, सेल्स वैल्यू कितनी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है, कौन कौन सा प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन सा प्रोडक्ट सेपरेशन पॉइंट पर सेल हो रहा है। तो सारी डिटेल आपको इस चार्ट को बनाने से मिल जाएगी। सारी डिटेल आपको मिल गई। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हमें दूसरा स्टेप करना है जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन में मेथड जो भी दे रखा होगा उस मेथड से जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि मेथड दे रखा है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। वैसे अगर कोई मेथड नहीं दिया हुआ है तो ये बेस्ट मेथड होता है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। हमने जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जॉइंट कॉस्ट कितनी थी, टोटल 1,20,000। हमने ए बी सी डी में जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। ये दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप होता है कि आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ। आप इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अब इनकम स्टेटमेंट दो तरीके से बन सकता है। प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो इनकम स्टेटमेंट बनाओ। मान लो क्वेश्चन ने दोनों ही बनाने को कह रखे। क्वेश्चन कहता है कि आप इनकम स्टेटमेंट अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं तो क्या होगा वो बनाओ, और अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचते हैं तो इनकम स्टेटमेंट मतलब इनकम क्या होगी वो भी बनाओ। तो चलो अब हम सीखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो कैसे बनाया जाता है। इनकम स्टेटमेंट हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के अगर बाद बेचें तो कैसे इनकम स्टेटमेंट बनेगा। इनकम स्टेटमेंट कितने प्रोडक्ट हैं, 4, ए बी सी डी और टोटल। इनकम स्टेटमेंट अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद में सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा। सी वैसे फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो उसकी जो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट है उसी को हम सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर बेचा जाए तो प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू क्या होगी।
सेल्स वैल्यू। फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा जाए तो ए की सेल्स वैल्यू क्या होगी, 2,50,000 होगी, तो यहां लिखेंगे 2,50,000। बी की सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो 1,90,000। सी की सेल्स वैल्यू जो सेपरेशन पॉइंट पर है उसी को हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद की सेल्स वैल्यू मान लेंगे 1,20,000। और डी की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 1,30,000 और टोटल सेल्स वैल्यू 2,50,000, 1,90,000, 1,20,000 और 1,30,000। इट इज 6,90,000। करेक्ट। इसमें से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जिसको हम सेपरेट कॉस्ट भी कह सकते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, यहां पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो है ही नहीं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इन केस ऑफ ए इट इज 30,000, बी इट इज 20,000, सी निल और डी में 10,000 और टोटल हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गई 60,000। राइट। अब बात करते हैं जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ए पर जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 40,000 है, 40,000। बी पर जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 36,000। सी पर जॉइंट कॉस्ट कितनी है, सी पर जॉइंट कॉस्ट है 24,000 और डी पर जॉइंट कॉस्ट का अमाउंट है 20,000। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, टोटल जॉइंट कॉस्ट 1,20,000 है। अब प्रॉफिट या फिर लॉस, वैसे सब में प्रॉफिट आ रहा है। 2,50,000 माइनस 30,000 माइनस 40,000, 1,80,000 का प्रॉफिट ए में। बी में 1,90,000 माइनस 20,000 माइनस 36,000, 134 का प्रॉफिट बी में। 96,000 का प्रॉफिट सी में। 1,30,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000, 1 लाख का प्रॉफिट डी में। और टोटल 180 प्लस 134 प्लस 96,000 प्लस 1 लाख, टोटल 5,10,000 का प्रॉफिट। अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं तो ए का प्रॉफिट 180, बी का 134, सी का 96, डी का 1 लाख और टोटल 5,10,000। अब अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो इनकम स्टेटमेंट। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर दें, सेपरेशन पॉइंट पर अगर सेल कर देते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। 4 प्रोडक्ट हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी और टोटल। अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करते हैं, सेल्स वैल्यू, अगर हम प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल कर देते हैं तो क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, नहीं लगेगी। तो केवल और केवल क्या लगेगी, जॉइंट कॉस्ट लगेगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर होती तो वो लगती। तो सेल्स वैल्यू, अब यहां पर सेपरेशन पॉइंट पर सेल्स वैल्यू कितनी है। ए की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर 2 लाख है, बी की 180, सी की 120 और डी की 1 लाख। 2 लाख, 180, 120 और 1 लाख, टोटल 6 लाख, टोटल 6 लाख। ठीक है। इसमें से लेस करेंगे जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 40,000। जो जॉइंट कॉस्ट आपको मेथड दे रखा है, चाहे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचो चाहे सेपरेशन पॉइंट पर बेचो, जॉइंट कॉस्ट हमें कैसे बांटनी है, जो क्वेश्चन में मेथड दिया हुआ। प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचने से और प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचने से उसका जॉइंट कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। जॉइंट कॉस्ट कैसे बांटनी है,
जो आपको क्वेश्चन में मेथड दिया हुआ है उससे जॉइंट कॉस्ट बांटनी है, ठीक है। फिर भले आप प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, उसका उस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं। तो आपने जॉइंट कॉस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की, 40,000, 36,000, 24,000 और 20,000, 24,000 और 20,000, टोटल 1,20,000। अब प्रॉफिट कितना आया? अब हमारा प्रॉफिट आ रहा है ए का 160, बी का प्रॉफिट आ रहा है 1,80,000 माइनस 36,000, 144, सी का प्रॉफिट आ रहा है 96,000 और डी का प्रॉफिट आ रहा है 80,000। टोटल प्रॉफिट आ रहा है 4,80,000। अब हमें इसके बाद में एक और पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेचें और किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें। मतलब बहुत बार एग्जाम में ये पॉइंट आता है, क्वेश्चन में पॉइंट आता है कि अगर सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें और उसके बाद बेचें तो 5,10,000 का प्रॉफिट होता है। अगर सारे प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो 4,80,000 का प्रॉफिट होता है। एक होता है कि कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें और कुछ को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें। अगर ऐसा कुछ करना हो तो वो डिसाइड कैसे करेंगे? तो हमें प्रोडक्ट वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा और इसका बनेगा ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। क्या बनेगा? ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है और किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होता है। पॉइंट ऑफ सेल और प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट, वैसे सब में यहाँ प्रॉफिट ही हो रहा है। हमारे कितने प्रोडक्ट है? हमारे प्रोडक्ट है 4। तो अब हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से समझना, बहुत इजी है अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो। 4 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के नाम है ए, बी, सी और डी। अब कंपेयर करते हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, ए को पहले आप चेक करो। अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद ए को बेचता हूं तो ए से प्रॉफिट कितना होता है? 1,80,000 होता है। फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर मैं ए को बेचूं तो ए का प्रॉफिट होता है 180। और अगर मैं सेपरेशन पॉइंट पर ए को बेचता हूं तो प्रॉफिट कितना होता है? 160 होता है। ज्यादा प्रॉफिट कहां हो रहा है? जब हम ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं। फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर ए को बेचा जाए तो 180 का प्रॉफिट, सेपरेशन पॉइंट पर बेच देते हैं तो 160 का प्रॉफिट। तो ए को मुझे फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना चाहिए क्योंकि उससे प्रॉफिट कितना होगा? 1,80,000। तो मैंने ए के बारे में डिसीजन लिया, इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे फर्दर प्रोसेस करना है और उसके बाद बेचना है। उससे मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1,80,000। मतलब जहां ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको वहां बेचेंगे। फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितना प्रॉफिट होता है, सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो कितना प्रॉफिट होता है, दोनों प्रॉफिट को क्या करोगे? कंपेयर करोगे और जहां ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उसको वहां बेच दोगे। तो ए का प्रॉफिट फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा जाए तो ज्यादा प्रॉफिट होता है, 180 कमा रहे, जबकि सेपरेशन पॉइंट पर 160 हो रहा है। तो हम ए को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे, प्रॉफिट कितना होगा? 1,80,000, राइट। अच्छा, बी को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट होता है 134। बी को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचता हूं तो मेरा प्रॉफिट होता है 134। और अगर मैं बी को सेपरेशन पॉइंट पर बेच देता हूं तो प्रॉफिट होता है 144। फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करता हूं तो 134 का प्रॉफिट, फर्दर और सेपरेशन पॉइंट पर बेच देता हूं तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है 144। तो मुझे क्या करना है? बी को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है। बी को सेपरेशन पॉइंट पर सेल करना है और उससे बी का प्रॉफिट कितना होगा? 144 होगा। समझ गया? अच्छा, सी तो वैसे भी फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। सी फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है, सेपरेशन पॉइंट पर बिकेगा। सेपरेशन पॉइंट पर बिकेगा, इसका प्रॉफिट कितना होगा? 96। सी फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है तो सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे और प्रॉफिट कितना होगा? 96,000। डी को अगर मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो कितना प्रॉफिट होता है? 1 लाख होता है। और अगर मैं डी को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दूं तो कितना प्रॉफिट होता है? 80,000 ही होता है। ज्यादा कहां हो रहा है?
फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर सेल करें तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो मैं डी को क्या करूँगा, फर्दर प्रोसेस करूँगा, और उससे डी से प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख होगा। मतलब मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट चेक करना है कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा, सेपरेशन पॉइंट पर बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। जिस प्रोडक्ट का जहां पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस प्रोडक्ट को मैं वहां पर सेल करूंगा, और उसके बाद मेरा ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा मुझे वो भी कैलकुलेट करना है। तो ए से मेरा प्रॉफिट होगा 180, इसको मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूंगा। बी को मैं सेपरेशन पॉइंट पर बेचूंगा, मेरा प्रॉफिट होगा 144। सी वैसे ही सेपरेशन पॉइंट पर सेल होता है, प्रॉफिट होगा 96,000, और डी को मैं फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूंगा, प्रॉफिट होगा 1 लाख। तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5,20,000। अब देखो कंपेयर करो, अगर मैं सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचता हूं, सारे प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचता हूं तो मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूं, तो मेरा टोटल प्रॉफिट होता है 5,10,000। ये देखो आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाया उसमें टोटल प्रॉफिट कितना है, फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर सारे प्रोडक्ट को बेचा जाए तो टोटल प्रॉफिट होता है 5,10,000। 5,10,000 का प्रॉफिट होता है अगर सारे प्रोडक्ट ऑल आर फर्दर प्रोसेस, सी को छोड़ के, सी तो वैसे ही फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। अगर सारे प्रोडक्ट सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें, तो अगर सारे प्रोडक्ट सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो प्रॉफिट होता है 4,80,000। कितना प्रॉफिट होता है, 4,80,000 का प्रॉफिट होता है। और अगर मैं कुछ प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करूं और कुछ प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दूं तो मेरा टोटल प्रॉफिट होता है 5,20,000, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो 510, सबको सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे तो 480, और कुछ को फर्दर प्रोसेस करें और कुछ को सेपरेशन पॉइंट पर बेच दें तो प्रॉफिट हो जाएगा सबसे ज़्यादा 5,20,000। तो हमें क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप अगर बात करें तो करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन दे रखा होगा आपको इस चार्ट के फॉर्मेट में उस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। रॉ मटेरियल कितना प्रोसेसिंग किया, जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी, कितने प्रोडक्ट बने सेपरेशन पॉइंट पर क्वांटिटी कितनी है, सेपरेशन पॉइंट पर उनकी सेल्स वैल्यू कितनी है, ये सारा आप पहले लिखोगे। फिर फर्दर प्रोसेस किया, कौन कौन से प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होते हैं, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट क्या लगती है, वो सब कुछ लिखोगे। उसके बाद आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग उनकी क्वांटिटी क्या होती है और उनकी सेल्स वैल्यू क्या होती है, वो सब कुछ भी आपको लिखना है। मतलब ये पूरा चार्ट एक बार अगर आपका अच्छी तरीके से बन गया तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तरीके से आपने 80% क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर लिया। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये चार्ट बनेगा जो भी क्वेश्चन में डिटेल दे रखी है उसके बेस पर ये चार्ट बनेगा। तो आप अच्छी तरीके से इस चार्ट को प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चन की डिटेल को पूरी तरीके से इस चार्ट में अगर आ जाए तो फिर इसका मतलब है 80% आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से ही सॉल्व करोगे। फिर आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप आता है आपको जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, क्वेश्चन में टोटल मैंने आपको लोगों को जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितने मेथड बताए, 6 मेथड बताए। तो सबसे पहले आपका क्या काम है, आपका सबसे पहले काम यह है कि क्वेश्चन में चेक करो कि जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कौन सा मेथड दिया हुआ है। आपको जो भी मेथड दिया हुआ है उससे आप जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। या तो क्वांटिटी मेथड होगा, या फिर सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट मेथड होगा, या सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड होगा, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड होगा, या कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड होगा, या कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड होगा। जो भी मेथड क्वेश्चन में दे रखा है उस मेथड से आप जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो। बाई चांस आपको क्वेश्चन में मेथड दिया हुआ ही नहीं है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जो भी सेल्स वैल्यू है उस रेशियो में आप जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब आपका अगला काम है इनकम स्टेटमेंट बनाना। इनकम स्टेटमेंट फर्दर प्रोसेस होने के बाद भी बनता है और इनकम स्टेटमेंट सेपरेशन पॉइंट पर भी बनता है। अगर आपको क्वेश्चन में मान लो दोनों इनकम स्टेटमेंट बनाना हो तो इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बना दो। सेल्स वैल्यू जो भी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद है उसमें से माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, उसमें से माइनस करो जॉइंट कॉस्ट और माइनस करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर वो दे रखी है। तो आपको क्या हो जाएगा, हर प्रोडक्ट वाइज आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और टोटल प्रॉफिट या लॉस भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। सेपरेशन पॉइंट पर अगर प्रोडक्ट को सेल किया जाए तो उसमें क्या करना है, आपको सेल्स वैल्यू लेनी है एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, उसमें से आपको माइनस करना है
जॉइंट कॉस्ट और उसमें से माइनस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस नहीं होगी, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करोगे ही नहीं तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी। इससे आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर अगर आपको क्वेश्चन कहा जाए कि बताइए किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है, किसको सेपरेशन पॉइंट पर भेजना है और उससे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो आपको बनाना है ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट। आपको ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट में हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट कंपेयर करना है कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होता है, और अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होता है। जिस प्रोडक्ट का जहां पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है हम उस प्रोडक्ट को वहां पर सेल करेंगे और उससे कितना ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा हमें ये कैलकुलेट करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, पहले कौन सा बाद में कौन सा, करेक्ट। तो एक तरीके से हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से एक बार डिस्कस कर लिया है। बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। अब थोड़े बहुत कुछ पॉइंट है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस क्वेश्चंस में वो सारे पॉइंट थोड़े बहुत आते जाएंगे और हम उसके बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के पॉइंट को भी हम डिस्कस करते जाएंगे, जैसे जैसे कुछ नया पॉइंट अगर आता भी है तो। ज़्यादातर पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, कुछ पॉइंट और नए आ सकते हैं जो कि हम क्वेश्चन के अंदर कवर कर लेंगे समझते समय, ठीक है। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करें और जाते जाते हम क्या करते हैं, जाते जाते हम करते हैं आज की क्लास का हेलीकॉप्टर शॉट। तो जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड है, हमारे पास टोटल 6 मेथड है। वापस से फटाफट से नाम रिवाइज कर लो, क्या मेथड है। पहला मेथड होता है फिजिकल क्वांटिटी मेथड, दूसरा होता है सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, तीसरा सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फोर्थ एनआरवी मेथड, फिफ्थ कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड, और लास्ट होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। क्वांटिटी मेथड में जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटते हैं, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, आप बिल्कुल ध्यान रखना, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है, फर्दर प्रोसेस के बाद वाली क्वांटिटी का रेशियो नहीं बनाना है, जो क्वांटिटी सेपरेशन पॉइंट पर है उसका रेशियो बनाना है और उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीसरा सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू आती है उसके रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फोर्थ एनआरवी मेथड, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से माइनस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो हमें मिलेगा रिजल्ट वो होगा एनआरवी। उस एनआरवी के रेशियो में हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिफ्थ कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरवी मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और उस इनकम स्टेटमेंट में सारे प्रोडक्ट और सबसे लास्ट में टोटल का कॉलम बनाते हैं। टोटल का जो कॉलम होगा उसमें टोटल सेल्स वैल्यू माइनस टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस टोटल जॉइंट कॉस्ट, उससे हमें क्या मिलेगा, टोटल का ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। टोटल का ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसमें टोटल सेल्स का डिवाइड करके हमें जीपी रेट मिलेगी। जो जीपी रेट आपको टोटल से मिले वही जीपी रेट आपको क्या करना है, सारे प्रोडक्ट पर लिख देना है और रिवर्स चलते हुए आपको जॉइंट कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करना है। लास्ट मेथड हमने डिस्कस किया था, जो कि आज ही डिस्कस किया, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या कहता है कि आप जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करो, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स जॉइंट कॉस्ट। सबसे पहला वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को बांटो। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को सारे प्रोडक्ट में क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। किस में बांट दो, क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को बांटने के बाद अब आप फिक्स जॉइंट कॉस्ट को बांटो। फिक्स जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटना है, कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटना है। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या है, सारे प्रोडक्ट की जो सेल्स वैल्यू है, सेल्स वैल्यू में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। जैसे मान लो 4 प्रोडक्ट है ए बी सी डी, तो चारों की सेल्स वैल्यू उसमें से माइनस करो उनकी वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। उस कंट्रीब्यूशन के रेशियो में फिक्स जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब जॉइंट कॉस्ट दो डिस्ट्रीब्यूट होगी, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिक्स जॉइंट कॉस्ट अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी। जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड क्वेश्चन में किया हुआ होगा, आपको पहले वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को बांट दो क्वांटिटी के रेशियो में और फिर आप क्या करो, फिक्स जॉइंट कॉस्ट को बांटो कंट्रीब्यूशन के रेशियो में, ठीक है। तो ये आपके मेथड होते हैं। फिर दो इनकम स्टेटमेंट बन सकते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, एक इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। जो इनकम स्टेटमेंट एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन बनता है उसमें सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, उसमें से हमें माइनस करना है जॉइंट कॉस्ट का शेयर और उसमें से माइनस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अगर दे रखी हो तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट वाइज और टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद में इनकम स्टेटमेंट अगर आपको फर्दर प्रोसेसिंग के बाद
अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना हो तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के लो, उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करो, उसमें से जॉइंट कॉस्ट का शेयर माइनस करो, उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा, हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। अगर आपको ये पता करना हो कि किस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है और किसको सेपरेशन पॉइंट पर बेचना है, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट को कंपेयर करोगे कि अगर किसी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस के बाद सेल किया जाए तो कितना प्रॉफिट होता है, सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए तो कितना प्रॉफिट होता है। जिस प्रोडक्ट से जहां ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उस प्रोडक्ट को वहां बेचेंगे। सेपरेशन पॉइंट पर अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सेपरेशन पॉइंट पर बेचेंगे, फर्दर प्रोसेस करने के बाद ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे। तो आपको प्रॉफिट को कंपेयर करके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट को हमें कहाँ पर सेल करना है। फिर आपको क्या बनाना है, ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट, जिसमें 3 कॉलम आपको देने हैं, एक तो प्रोडक्ट का कॉलम, दूसरा पॉइंट ऑफ सेल का कॉलम, और तीसरा हमें लेना है उससे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट आएगा ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट से, वो फर्दर प्रोसेसिंग पर अगर प्रोडक्ट को सेल किया जाए या अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर सेल किया जाए, उन दोनों इनकम स्टेटमेंट से ज़्यादा आपको प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, ऑप्टिमम इनकम स्टेटमेंट पर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा होगा कि ये प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, या फिर अगर किसी प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ही नहीं दे रखी है, जीरो दे ही नहीं रखी है, तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होता ही नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता तो उसकी जो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट है, हम उसी को सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मान लेंगे और उसी को नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी मान लेंगे। सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट को ही सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मान लेंगे और उसी को उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल हम इस चैप्टर में प्राइमा फेसिया बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, टेक केयर।